नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो देर न करते हुए मित्रों शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 19। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि भीमसेन जी को छोड़ करके मैं अपने गेट की तरफ मुड़ा और आ गया मैं अपने गुरुकुल। और जब मैं अपने गुरुकुल लौटा तो धनंजय पांडे ने मुझे देखा और वो भी उदास हो गए, क्योंकि धनंजय पांडे और हम दोनों ही लोग भीमसेन से काफी स्नेह करते थे। तो मित्रों, दूसरे दिन हम सभी लोग आपस में मिले और सबने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि भीमसेन से जाते वक्त मेरी क्या बात हुई है। और मैंने सबको ये भी बताया कि मैं भीमसेन को वापस बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार से प्रॉमिस किया है। तो सबको ठीक लगा, क्योंकि भीमसेन हमारे ही ग्रुप के मेंबर थे आफ्टर ऑल, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से भीमसेन बुला सकते हैं। तो हमें पता चला कि उस ग्रुप में पहले से ही वहां पर प्रभारी के नाम पे और मुख्याचार्य के नाम पे, सभी अधिकारियों के नाम पे इन लोगों ने लेटर हेड्स छपवा रखे थे और स्टैंप्स बनवा रखे थे। और इनके ग्रुप में पहले से एक लड़का ऐसा था जो सिग्नेचर का बड़ा एक्सपर्ट था, जो दूसरों के सिग्नेचर कॉपी कर लेता था। तो इन लोगों ने पहले से लोगों के सिग्नेचर्स कॉपी करके रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें बहुत पहले से चल रही थी। तो उन सभी चीजों की सहायता से हमने एक लेटर लिखा, जो कि मुख्याचार्य ने लिखा था। मतलब लिखा हमने, लेकिन मुख्याचार्य की तरफ से वो लेटर हेड ऑफिस गया और उसमें हमने ये चीजें मेंशन की कि किस प्रकार से प्रभारी ने साजिश करके और भीमसेन को यहां से निकाल दिया है। अब ये लेटर वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद में प्रभारी के पास में लेटर आया, फोन भी आया, तो वो सब लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सिग्नेचर थे वो पूरी तरह से ये दर्शा रहे थे कि ये मुख्याचार्य के ही द्वारा लिखा गया लेटर है, उन्हीं के सिग्नेचर, उन्हीं की स्टैंप और लेटर हेड भी उनका है, क्योंकि वो सब कुछ कॉपी किया हुआ हमारे पास में था। तो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स चली लेटर्स की, और फिर आने वाले लगभग 3 महीनों तक ये चीजें चली कि हम लोगों ने कुछ लेटर्स लिखे प्रभारी के खिलाफ मुख्याचार्य की तरफ से और मुख्याचार्य के खिलाफ प्रभारी की तरफ से, और कुछ लेटर्स हमने लिखे मुख्याचार्य की तरफ से हमारे अपोजिशंस के लोगों के लिए, और वो लोग भी हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे थे। तो ये 2 से 3 महीने तक लगभग साजिशें चलती रहीं। हम लिखते थे, वो लिखते थे, और इन सब लेटर्स की वजह से मुख्यालय में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन कहाँ लिख रहा है, कौन से लेटर सही है, कौन से लेटर गलत हैं। तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। जब ये लेटरबाजी चल रही थी आपस में एक दूसरे के खिलाफ, उसी बीच में हमारे एक सूत्र ने हमको बताया कि प्रभारी ने स्टोर में रखा हुआ लगभग 1 ट्रक जो मेटल का सामान था, जिसमें तांबा था, पीतल था, कुछ स्टील था, उसे बेचने का प्लान किया है। तो ये भनक हमको जैसे ही पहले लग गई, तो हमने भी सारा इंतजाम कर लिया कि कब ये ट्रक आएगा, हम उसको फॉलो करवाएंगे। उसके लिए बहुत जबरदस्त ढंग से हमने इंतजाम किया, और एक रात में वो ट्रक आया, और स्टोर से वो ट्रक जैसे ही गया उसका हमने पीछा करवाया, एक जीप हायर की थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कुछ इंतजाम किया, और वो जाकर के सामान इटारसी में बिका। तो उस इटारसी में कौन कौन सा सामान कितना गया है, क्या उसकी हमने डुप्लीकेट कुछ पैसे खर्च करके डुप्लीकेट लिस्ट निकलवाई, और कितने में गया वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपने वहां पर निकलवाए, और मुख्यालय हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और लेटर लगा करके मुख्याचार्य की तरफ से भेज दिया, क्योंकि ये रिपोर्ट इतनी सच्ची थी। मुख्यालय क्योंकि इतने सारे लेटर्स जा चुके थे और बड़े प्रामाणिक ढंग से जा रहे थे, लेटर हेड्स में जा रहे थे, स्टैम्प्स के साथ, सिग्नेचर्स के साथ जा रहे थे, कि वो वेरिफिकेशन कर पाना उनके लिए वहां पर मुश्किल हो रहा था। तो वहां पर नियुक्त किए गए 2 अधिकारी जो इस गुरुकुल में आकर के पचमढ़ी के, और उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। तो लगभग 1 हफ्ते रह करके वो काफी लोगों से मिले, इंडिविजुअली सबसे बातचीत की, मुख्याचार्य से बात की और प्रभारियों से बात की, हम सबसे बातचीत की, और उसके बाद में 1 हफ्ते रुकने के बाद वो वापस जाकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और उस रिपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 महीने के बाद में मुख्यालय से ट्रांसफर लेटर्स आए। हाँ मित्रों, इन ट्रांसफर लेटर्स में लगभग 12 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 8 लोग हमारे ग्रुप के थे और 4 लोग हमारे अपोजिशन ग्रुप के लोग थे। मुख्याचार्य का भी ट्रांसफर लेटर आया, प्रभारी और उप प्रभारी का आया। कुल मिला करके इस गुरुकुल में जितने लोग टॉप पर बैठे हुए थे, सभी के ट्रांसफर हो चुके थे। तो प्रभारी और उप प्रभारी को मुख्यालय बुला लिया गया, और मुख्याचार्य को भी मुख्यालय बुला लिया गया, और हम 12 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में पड़ता था वो स्थान, अब पता नहीं तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में, अगर किसी को जानकारी हो तो बताइएगा। इस जगह का नाम है राजमंड्री, कोबियूर। राजमंड्री गोदावरी जी के किनारे का एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा शहर है, और उसको पार करके जैसे ही जाते हैं तो वहां पर कोबियूर है, और कोबियूर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी जी के किनारे बहुत ही खूबसूरत हमारा गुरुकुल बना हुआ था। नया पूरा 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, काफी बड़ी बिल्डिंग, और बहुत ही सुंदर हमारा गुरुकुल बना हुआ था। तो हम 12 स्टूडेंट्स का जो ट्रांसफर हुआ था, तो ज्वाइनिंग के लिए हमको दिया गया था लगभग 1 महीने का टाइम। तो हम सभी लोग अपने अपने घर गए,
10 दिन 15 दिन सबने अपने अपने घर में गुजारे और हम सब लोग एक एक करके और पहुंच गए राजमंड्री। तो मित्रों, राजमंड्री पहुंच करके वहां की अपनी एक नई कहानी शुरू हुई। कहानी यूं शुरू हुई कि यहाँ पर सारे लोग साउथ इंडियन थे, हम केवल 12 लोग नॉर्थ इंडियन थे। सारे लोग तेलुगु बोलने वाले लोग थे। तो मित्रों, राजमंड्री पहुंचने के बाद में पता चला कि हम लोगों का ट्रांसफर यहाँ क्यों किया गया है। वहां पर मेन 2 समस्याएं थी। एक भाषा, कि वहां पर सारे लोग तेलुगु बोलने वाले थे और हम लोग हिंदी बोलने वाले थे, और दूसरा था वहां का भोजन, खाना, कि वहां पर ज्यादातर जो चीजें थी वो साउथ इंडियन फूड, आपको तो पता ही है, डोसा, इडली, चावल। हम लोगों को कुछ दिन के लिए तो ठीक था, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर ऐसा लगने लगा कि भाई रोटी के बगैर हम लोगों का काम नहीं चल रहा है। तो ये 2-3 छोटी छोटी समस्याएं थी। अदरवाइज वहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी थी। नया एक तो गुरुकुल बना हुआ था, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, और वहां के जो प्रभारी थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। हमने उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की, हमने कहा भाई हम लोगों का बगैर रोटी के तो काम नहीं चलेगा। तो अपने प्रयत्नों से उन्होंने किसी तरह से आटे का बंदोबस्त किया। फिर रोटी बनाने वाला कोई नहीं था मेस में, फिर उसका भी खैर उन्होंने इंतजाम किया किसी तरह से। तो हम लोगों को रोटी भी मिलने लग गई, मीन्स जो नॉर्थ इंडियन खाना है वो भी मिलने लग गया। हम लोग भी कभी कभी जा करके और मेस में थोड़ी हेल्प करते थे। वहाँ के जो शेफ थे उनको हमने सिखाया कि किस तरह से नॉर्थ इंडियन खाना बनता है। खैर वो 1-8 महीने के अंदर चीजें सेटल हो गई, और प्रभारी जी के प्रयास से मुझे और धनंजय को वहां पर एज ए शिक्षक नियुक्त कर लिया गया। फिर हम दोनों लोग वहां पर पढ़ाने लग गए। तो इस प्रकार से काफी बेहतरीन समय गुजरा। यहाँ पर 2-4 चीजें जो मैंने वहां पर हम सब ने अनुभव की वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, अगर आप नॉर्थ इंडियन है, आज की तारीख में वहां पर क्या हालात है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम लोग वहां पर थे, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत का वो पर्टिकुलर एरिया, ये विजयवाड़ा और राजमंड्री, कोबियूर, ये सारा कुछ जो है उस वक्त आंध्र प्रदेश में आता था। अभी नहीं पता है कि ये कौन से प्रदेश में आता है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन वहां के जो किसान भी थे वो भी काफी संपन्न थे। वहां पर सिंचाई वगैरह के बहुत अच्छे साधन थे, क्योंकि हम लोग घूमने टहलने गाँव में जाया करते थे। वहां की ग्रामीण व्यवस्था भी काफी अच्छी थी। अब कैसी है पता नहीं, उस टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी, और लोग बहुत हद से ज्यादा अच्छे लोग थे। अब कैसे हैं ये मुझे नहीं पता। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब कैसे हैं, क्योंकि ये 91-92 की मेरे ख्याल से बात है। 91 अगर आप पकड़ करके चलें तो लगभग 30 साल पहले की बात है। तो 30 साल पहले क्या था वो मैं बता रहा हूं, आज क्या है वो मुझे नहीं पता है। लोग बहुत अच्छे थे, खाना पीना वहां का बहुत अच्छा था, लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते थे, और हमारा बहुत ही सुंदर टाइम वहां पर बीता। ये सब कुछ करते कराते वहां पर मुझे याद है कि होली का त्योहार आया था। तो मित्रों, उस वक्त हमारे गुरुकुल में, वहां के गुरुकुल में कोई होली का त्योहार मनाता ही नहीं था, क्योंकि वहां पर होली के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, या पता भी होगा लेकिन वो वहां पर सेलिब्रेट किया जाने वाला त्योहार नहीं था। तो हम लोगों ने वहां पर प्रभारी जी से बात करके हमने बताया कि भाई हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं। प्रभारी जी ने सारा इंतजाम कर दिया, जबरदस्त ढंग से वहां पर होली शुरू हुई। और फिर बताते हैं बाद में भी वहां पर होली का फिर कार्यक्रम हर साल वहां पर आयोजित किया जाता था। तो ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा था। और हमारे यहाँ ट्रांसफर होने के बाद में जब हम लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर आया था, तो उसी वक्त हमें पता चला था मुख्यालय में, क्योंकि हमें जानने वाले 1-2 लोग थे, तो वहां से हमें ये बात पता चली थी कि भीमसेन जी को, क्योंकि जिस प्रकार से वो लेटर हमने यहाँ पर बना करके और भेजा था, और जब 2 लोग यहाँ आए थे पचमढ़ी में इंक्वायरी करने, तो हमारे ग्रुप के लोगों ने भी, अपोजिशन के ग्रुप के लोगों ने भी, और प्रभारी और मुख्याचार्य सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया था कि भीमसेन जी को बुलाना चाहिए। तो एक अच्छी रिपोर्ट लगी थी भीमसेन जी के फेवर में। तो भीमसेन जी को भी एक लेटर उसी टाइम पीरियड पर गया था, पर संयोग से जिस प्रकार से भीमसेन जी ने चलते वक्त बात कही थी कि पता नहीं पांडे जी इसके बाद जीवन के किसी मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो भीमसेन जी वापस आ तो गए, लेकिन तब जब कि हमने पचमढ़ी वाला गुरुकुल छोड़ दिया था, भीमसेन जी की वापसी हो गई। जिस बात की हमेशा मुझे प्रसन्नता रही नहीं, दिल में एक मलाल रहता कि मेरी वजह से एक व्यक्ति का अपना करियर खराब हो गया। तो ईश्वर ने मुझे उस पाप से भी बचा लिया और भीमसेन जी को सजा भी मिल गई। लेकिन उसके बाद से भीमसेन की मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। और मित्रों, इस प्रकार से लगभग 1 साल का टाइम हमने व्यतीत किया साउथ इंडिया में। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पांडवों का 1 साल का अज्ञातवास था, तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए अज्ञातवास ही था। लेकिन इस अज्ञातवास में हमको जरा सी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई, उल्टे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा। और मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा मेडिटेशन उसी टाइम पर किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत इनफ टाइम होता था मेडिटेशन करने के लिए।
चेतना शुद्ध हुई, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए स्पिरिचुअलिटी के, और हम जो अलग अलग 2 ग्रुप के लोग गए थे, 12 लोग, वहां जाने के पहले दिन से ही आपस में बहुत जबरदस्त मित्र बन गए, जिसमें से श्याम बिहारी जी भी थे और रामचंद्र थे। रामचंद्र शुक्ला जी के साथ में मेरे अभी भी बहुत अच्छे संबंध हैं। रामचंद्र शुक्ला जी से मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में एक बार बात जरूर होती है। मैं उन्हें फोन ना भी कर पाऊं तो वो मुझे करते हैं। फिर हमारी मुंबई में भी उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा संबंध है। हाँ, श्याम बिहारी जी के विषय में पता नहीं चला था कि कहाँ है, लेकिन लगभग एक हफ्ते पहले मेरे एक वीडियो में रामचंद्र जी ने ये एक कमेंट करके मुझे बताया था कि वो मुंबई से प्रयागराज जा रहे थे, तो उनको रास्ते में शायद कोई व्यक्ति मिला जो श्याम बिहारी जी को जानता था और उन्होंने उनका नंबर वगैरह दिया। तो इस वक्त मेरे ये वीडियोस बनाने की श्रृंखला के अंतर्गत श्याम बिहारी जी और रामचंद्र शुक्ला जी की फिर से उनकी बातचीत शुरू हो गई है, जो कि लगभग 30 वर्षों के बाद में है। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर के। 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद में हम लोगों का फिर से ट्रांसफर ऑर्डर आया उत्तरकाशी के लिए। मैंने और धनंजय पांडे ने आपस में डिस्कशन किया कि हमको ज्वाइन करना चाहिए उत्तरकाशी जाकर के कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो हम लोग एक नतीजे पर पहुंचे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बीच में मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वह यूं था कि लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे हमको साउथ इंडिया में, और किसी एक छोटी सी बात को लेकर के मेरे और धनंजय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि मैं और धनंजय मेरे जीवन के उस कालखंड तक के सबसे अच्छे जो मित्र रहे उनमें से धनंजय पांडे थे। धनंजय पांडे और मेरे बीच जो मित्रता का सेतु था, जो कारण था और जो वजह थी, वो सिर्फ एक थी, वो ये कि हम लोगों पे एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत था। तो पता नहीं छोटी सी बात कोई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से हमारे और उनके बीच में बातचीत बंद हो गई। तो क्योंकि ये जो गुरुकुल था हमारा साउथ में, यहाँ की बिल्डिंग काफी बड़ी थी और बैरिक्स टाइप में बने हुए थे, जैसे आर्मी में होता है कि एक रूम में लगभग 20 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन हम 6 लोग ही रहा करते थे। वो स्टूडेंट्स के रहने के लिए थी। हम लोगों के लिए जो इंतजाम किया गया था उसमें हम लोग 6 लोग एक रूम में रहते थे। तो इस प्रकार से हम 12 लोग गए थे, तो हम लोग 2 रूमों में रहा करते। रूम नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े हॉल थे। तो हम और धनंजय पांडे और 4 और लोग एक ही रूम में रहते थे। मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि हमारे और धनंजय पांडे के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लगभग हम लोगों ने 4 महीने आपस में बात नहीं की। लेकिन वो 4 महीने का कालखंड कैसा बीता वो जानने लायक है दोस्तों। उन 4 महीनों में मेरे और धनंजय पांडे के मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी हम लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती थी। लेकिन मित्रों, हम लोग डिनर करने साथ जाते थे, ब्रेकफास्ट भी साथ करते थे, लंच भी साथ करते थे। अगर लॉन्ड्री के लिए जा रहे हैं धनंजय पांडे तो मेरे कपड़े भी लेके जाएंगे। अगर मैं लॉन्ड्री के लिए जा रहा हूं तो मैं उनके भी कपड़े लेकर के जाऊंगा लॉन्ड्री में देने के लिए। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, कहीं पे भी कुछ भी घूमने टहलने भी जाना है तो साथ में ही जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग तेलुगु फिल्में देखा, क्योंकि वहां पर तेलुगु फिल्में ही रिलीज होती हैं। उस वक्त तक तो तेलुगु फिल्में ही रिलीज हुआ करती थी, तो हम लोग तेलुगु फिल्में ही दिखाया करते थे। और रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह भी खा करके हम लोग ट्रैवल भी साथ में करके आते थे। बातचीत नहीं होती थी, इनडायरेक्टली बात होती थी। कैसे कि अब कल अगर संडे है और मुझे जाना है कहीं घूमने, तो मैं बोलता था कि कल संडे 10 बजे मुझे जाना है राजमंड्री, तो 10 बजे धनंजय पांडे आराम से तैयार होकर के खड़े हो जाएंगे, तो हम साथ जाते थे। पता नहीं आजकल के परिवेश में इस प्रकार की दोस्ती के प्रमाण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे टाइम तक था। मैं और धनंजय पांडे आपस में बातचीत किए बगैर 4 महीने तक हम खाना पीना जिस तरह से हम पहले किया करते थे उसी प्रकार से करते रहे। यहाँ तक कि घूमना टहलना, शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ हम साथ में करते रहे, पर हमारे बीच में बातचीत नहीं। और दोस्तों, लगभग 1 साल के बाद में हमारा फिर से ट्रांसफर ऑर्डर आया। ये ट्रांसफर हुआ हमारा उत्तरकाशी के लिए। और क्योंकि उत्तरकाशी में ठंडी बहुत पड़ती थी और मेरे दिमाग में भी कई चीजें ऐसी चल रही थी जिनकी वजह से मुझे लग रहा था कि अब यहाँ का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अर्थात गुरुकुल छोड़ करके मुझे आगे की जिंदगी में बढ़ना है। और धनंजय को भी कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी। हमारे बीच इनडायरेक्टली जो भी बातचीत होती थी उससे हम लोग इस प्रकार के डिसीजन भी लेते थे। अब बातचीत बंद होने का मतलब ये था कि पहले जिस प्रकार से हम फ्रेंडली बैठ करके बातें गप्पे शप्पे मारते थे वो सब बंद था, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी वो हम एज ए ब्रदर आपस में डिस्कस कर लिया करते थे। तो हम दोनों लोगों ने उन ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद में ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम मुख्यालय जाएंगे और वहां से जा करके और हम रिजाइन कर देंगे। और हुआ भी यही, हम 2-3 दिन मुख्यालय में रहे और वहां जाकर के हमने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में मैं और धनंजय पांडे और बाकी के सारे मित्रों ने भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई
कि अब यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, चलते हैं अपने अपने भविष्य को, अपने अपने जीवन को अपने हिसाब से किन्हीं दूसरी धाराओं में जाकर के जीने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों, दिल्ली मुख्यालय में रिजाइन करने के बाद धनंजय पांडे को जाना था वाराणसी और मुझे जाना था प्रयागराज। हम दोनों लोगों का रास्ता एक ही था, ट्रेन भी एक ही थी। हम दोनों लोगों ने अपने जीवन की वो आखिरी यात्रा साथ में तय की और हम दोनों लोग पहुंच गए प्रयागराज। प्रयागराज में धनंजय पांडे ट्रेन से मेरे साथ में नीचे उतरे, मेरा बैग लेकर के नीचे रखा और लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद में आज हम पहली बार फिर से बात कर रहे थे। इस बीच हमेशा हमारा और धनंजय का जो संवाद होता था वो इनडायरेक्टली होता था। काफी गंभीर बातें हुई जीवन के प्रति, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे रहे थे और बहुत इमोशनल थे। और इतने में ट्रेन की सीटी बजी और धनंजय पांडे दौड़ करके अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी और उस जाती हुई ट्रेन में मैं देख रहा था अपने जीवन के सबसे अच्छे मित्र को अपने से दूर होते हुए। ओझल हो गया मेरा दोस्त धनंजय पांडे। और हाँ मित्रों, ये मेरी आखिरी मुलाकात थी धनंजय पांडे से। उसके बाद हम फिर कभी नहीं मिले। उसके बाद मुझे नहीं पता कि धनंजय पांडे इस वक्त कहाँ है। हाँ, काफी बाद में मुझे पता चला था कि धनंजय पांडे ने आर्मी ज्वाइन कर ली है और वो JCO है। तो इस प्रकार से मेरा और उस गुरुकुल का ये आखिरी संबंध विच्छेद भी हो गया। और उसके बाद मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं कहाँ गया, क्या किया, कैसे आगे बढ़ा, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोस को माई लाइफ शब्दों में। भाग 20 में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद मैं कहाँ गया और क्या हुआ मेरे साथ में। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।